नाजरीन, 26 दिसंबर 2007 की रात जब बेनजीर भुट्टो एक लॉन्ग ड्राइव के बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची तो वो बहुत थक चुकी थी। लेकिन आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल ताज का पैगाम उनके लिए ये था कि वो एक अहम काम के लिए उनसे मिलना चाहते हैं। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने फैसला किया कि वो 2 घंटे सोएंगी और रात गए नदीम ताज से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात रात 1:30 बजे हुई और बेनजीर भुट्टो के अलावा उनके सलामती के मुशीर रहमान मलिक भी उसमें शामिल थे। नदीम ताज ने उन्हें बताया कि इस दिन कोई उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा। आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज को अपने जराये पर इतना यकीन था कि वो खुद देर रात बेनजीर की इस्लामाबाद रिहाइशगाह पहुंचे थे। ओवन बेनेट जोन्स अपनी किताब दी भुट्टो डायनेस्टी द स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में ताकत के लिए जद्दोजहद में भुट्टो खानदान में लिखते हैं। ये सुनते ही बेनजीर को शक हुआ कि नदीम ताज कहीं उन पर अपने प्रोग्राम को मनसूख करने के लिए दबाव तो नहीं डाल रहे। उन्होंने ताज से कहा कि अगर आप उन खुदकाश बमबारों के बारे में जानते हैं तो आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते। ताज का जवाब था कि यह नामुमकिन है क्योंकि उससे उनके वसाइल का राज फाश हो जाएगा। उस पर बेनजीर ने कहा कि आप मेरी सिक्योरिटी में इजाफा करें, आप ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। आईएसआई के सरबराह ने वादा किया था कि वो उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। बेनजीर जब जनरल ताज से मुलाकात कर रही थी तो उनके कातिल उनके कत्ल की साजिश कर रहे थे। ओवन बेनेट जोन्स अपनी किताब में लिखते हैं कि आधी रात के बाद तालिबान हैंडलर नसरुल्लाह 15 साल के 2 बच्चों बिलाल और इकरामुल्लाह के साथ रावलपिंडी पहुंच चुका था। उसी दौरान तालिबान के 2 दूसरे अरकान हुसैन गुल और रफाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत बाग का मुआयना करके आए थे, जहां बेनजीर भुट्टो को शाम को जलसे से खिताब करना था। इस वक्त पुलिस पार्क के तीनों गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा रही थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मंसूबा ये था कि बेनजीर पर हमला किया जाएगा जब वो जलसे से वापस जा रही होंगी। ये दोनों अफराद वहां से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर वापस आए और बिलाल को कुछ कारतूसों के साथ पिस्तौल और इकरामुल्लाह को एक हैंड ग्रेनेड दिया। हुसनैन ने बिलाल को मशवरा दिया कि ट्रेनर के जूतों के बजाय कुछ और पहने, क्योंकि फौज को यह सिखाया जाता है कि जहादी हमेशा ट्रेनर जूते पहनते हैं और वो इन्हें इस शक में पकड़ सकते हैं। बिलाल ने मशवरे के बाद जूते की जगह चप्पल पहन ली। नमाज पढ़ने के बाद हुसनैन बिलाल को उस गेट तक ले गए जो उनके ख्याल में बेनजीर भुट्टो इस्तेमाल करने वाली थी। नाजरीन, बेनजीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और बाद में गेटिंग अवे विद मर्डर नामी किताब लिखने वाले हेराल्डो मैन्यूज लिखते हैं, 27 दिसंबर की सुबह बेनजीर सुबह 8:30 बजे बेदार हुई। 9 बजे उन्होंने नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वो अमीन फहीम और पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर के साथ अफगान सदर हामिद करजई से मिलने गई। करजई इस्लामाबाद के सिरीना होटल की चौथी मंजिल पर ठहरे हुए थे। 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आई। उन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकत बाग में दी जाने वाली तकरीर को हतमी शक्ल दी। दोपहर को बेनजीर गाड़ियों के काफिले में लियाकत बाग के लिए रवाना हो गई। इस काफिले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूजर में पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी के सरबराह तोकीर कायरा थे। उनके बिल्कुल पीछे बेनजीर की सफेद रंग की लैंड क्रूजर थी और दोनों तरफ कायरा की 2 गाड़ियां चल रही थी। इन गाड़ियों के पीछे जरदारी हाउस के 2 टोयोटा वीगो पिकअप ट्रक चल रहे थे। उनके पीछे जरदारी हाउस के स्याह मर्सिडीज बेंज थी जो बुलेट प्रूफ थी और जरूरत पड़ने पर बेनजीर उसे बैकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। बेनजीर की कार में सामने वाली सीट पर उनके ड्राइवर जावेद उर रहमान और दाएं जानब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मेजर इम्तियाज हुसैन बैठे हुए थे। दरमियानी सीट पर बाएं तरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन फहीम, दरमियान में बेनजीर और दाएं जानब बेनजीर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान बैठी थी। 2:15 पर बेनजीर का काफिला फैजाबाद जंक्शन पहुंचा, जहां से उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर आ गई। 2:56 पर बेनजीर का काफिला दाएं मुड़कर मरी रोड लियाकत रोड मोड़ पर आया और लियाकत बाग के वीआईपी पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त बेनजीर खड़ी हुई और उनके लैंड क्रूजर की छत से उनका चेहरा जाहिर हुआ। वो लोगों की तरफ हाथ हिला रही थी और उनका सलाम कबूल कर रही थी और उनकी गाड़ी लियाकत रोड पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बेनजीर की हिफाजत करने वाले लोगों ने एक बार फिर उन्हें रोका कि इस तरह खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है। हेराल्डो मैन्यूज अपनी किताब में लिखते हैं कि 3:16 पर बेनजीर के काफिले को 5 से 6 मिनट तक पार्किंग एरिया के अंदर वाले गेट पर रुकना पड़ा क्योंकि पुलिस के पास गेट खोलने की चाबी नहीं थी। इस दौरान बेनजीर मुकम्मल तौर पर गैर महफूज अपनी गाड़ी पर खड़ी रहीं और उनका चेहरा बाहर नजर आ रहा था। उसके बाद बेनजीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधे घंटे की तकरीर की। इस दौरान उन्होंने 17 बार अपने वालिद का नाम लिया। तकरीर खत्म होते ही पूरा इलाका बेनजीर जिंदाबाद और बेनजीर वजीर आजम के नारों से गूंज उठा। तकरीर के बाद बेनजीर अपनी गाड़ी में बैठ गईं। उनकी कार काफी देर तक रुकी रही क्योंकि उनके चाहने वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था।
भीड़ को देखकर बेनजीर भुट्टो खड़ी हो गईं, जिसकी वजह से उनका सर और कंधे नजर आने लगे। उस वक्त 5:10 हुए थे। ओवन बेनेट जोन्स लिखते हैं कि सुबह से इंतजार करने वाले बिलाल को महसूस हुआ कि उसका वक्त आ गया है। वो पहले बेनजीर की गाड़ी के सामने गया और फिर उसके बगल में पहुंचा जहां कम लोग थे। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेनजीर के सर का निशाना लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिलाल को रोकने की कोशिश की। चूंकि वो थोड़ी दूरी पर था, लिहाजा वो सिर्फ उसके बाजू को छू सका था। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली के चलते ही बेनजीर पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। यूं ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने खुदकश बम फोड़ दिया। जबकि हिराल्डो मेन्यूज लिखते हैं कि नाहिद खान जो बेनजीर के दाएं तरफ बैठी थी, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने 3 गोलियों की आवाज सुनी, बेनजीर नीचे गिरी और उनके सर का दायां हिस्सा उनकी गोद में गिरा। उनके सर और कान से तेजी से खून बह रहा था और उनके खून से मेरे सारे कपड़े तर हो गए थे। मखदूम अमीन फहीम जो बेनजीर के दाएं तरफ बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि बेनजीर गिरी तो उनके जिस्म में जिंदगी की कोई अलामत नहीं थी। उनकी गाड़ी में किसी और को कोई भी चोट नहीं आई थी। जाए वकूफ पर एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बम धमाके की वजह से बेनजीर की कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर कार लोहे की रिम पर चलाते हुए उसे रावलपिंडी जनरल अस्पताल ले गया। लियाकत रोड पर 300 मीटर चलने के बाद उसने उसी हालत में कार को बाएं तरफ मोड़ दिया। कार उसी हालत में कुछ किलोमीटर चलती रही। एक जगह जब लैंड क्रूजर ने यू टर्न लेना चाहा तो वो रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। जाए वकूफ पर मौजूद 2 कमांडो गाड़ियों ने बेनजीर की गाड़ी के पीछे चलने की कोशिश की, लेकिन वो आगे की लाशों और जख्मी अफराद की वजह से आगे नहीं बढ़ सके। नाहिद खान ने ओवन बेनेट जोन्स को बताया कि हमारे सामने बेनजीर को टैक्सी में अस्पताल ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पुलिस को कुछ पता नहीं था। हम टैक्सी का इंतजार कर रहे थे कि 2 या 3 मिनट में एक जीप आकर रुकी। हम बेनजीर को उस जीप में अस्पताल ले गए। वो जीप बेनजीर की तर्जमान शीरी रहमान की थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सब हमले के 34 मिनट बाद अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के फौरन बाद बेनजीर को स्ट्रेचर पर पार्किंग एरिया के अंदर ले जाया गया। उनकी ना तो नब्ज चल रही थी और ना ही वो सांस ले रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां एक जगह ठहरी हुई थीं और टार्च की रोशनी से भी उनमें कोई हरकत नहीं थी। उनके सर से मुसलसल खून बह रहा था और वहां से एक सफेद मादा निकल आया था। मौत के मुकम्मल शवाहिद के बावजूद डॉक्टर सईदा यास्मीन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर औरंगजेब भी उनकी मदद को पहुंचे। 1 मिनट के अंदर उनके गले में एक ट्यूब डाल दी गई। 5:50 पर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने वहां पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। बेनजीर की नाक और कान से खून बह रहा था। हमले के 50 मिनट बाद 6 बजने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए। प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने उनका सीना चाक किया और उनके दिल की अपने हाथों से मालिश करने लगे, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। 6:16 पर बेनजीर को मुर्दा करार दे दिया गया। सारे मर्दों को ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने का कहा गया। डॉक्टर कुदसिया अंजम कुरैशी और नर्सों ने उनके जिस्म को साफ किया और सर की चोट पर पट्टी लगाई। उनके खून से भीगे हुए कपड़े उतार दिए गए और उन्हें अस्पताल के कपड़े पहना दिए गए। डॉक्टरों ने बताया कि जब बेनजीर अस्पताल पहुंची तो उनके जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर वो दुपट्टा गया कहां। उनके डेथ सर्टिफिकेट नंबर 202877 में मौत की वजह के कॉलम में लिखा गया है कि पोस्टमार्टम के बाद इल्म होगा। डॉक्टर मुसद्दक खान ने पुलिस चीफ सऊद अजीज से 3 बार पोस्टमार्टम की इजाजत तलब की, लेकिन उन्होंने 3 बार इसकी इजाजत नहीं दी। बाद में उन्होंने ये कहते हुए फैसले का दिफा किया कि उन्हें बेनजीर के अहले खाना से इजाजत नहीं मिल रही थी। जब अस्पताल के बाहर बेनजीर की मौत का ऐलान किया गया तो वहां खड़े हुजूम के मुंह से एक आह निकली। वो हैरान और गमजदा भी थे कि एक और भुट्टो ने पुरतशद्दद मौत को अपने गले लगा लिया। बेनजीर भुट्टो के वालिद जुल्फकार अली भुट्टो को फौजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। उनके एक भाई शाहनवाज भुट्टो की जहर की वजह से मौत हुई। दूसरे भाई मुर्तजा भुट्टो की गोली लगने से मौत हुई। रात 10:35 पर बेनजीर की लाश को लकड़ी के ताबूत में रख कर करीबी चकलाला एयरबेस ले जाया गया। 28 दिसंबर की रात 1 बजे उनकी मैयत को उनके शोहर आसिफ अली जरदारी के हवाले कर दिया गया, जो चंद मिनट पहले दुबई से वहां पहुंचे थे। जब जरदारी पाकिस्तान पहुंचे तो उनसे भी बेनजीर की लाश का पोस्टमार्टम करने की इजाजत तलब की गई, लेकिन उन्होंने भी इसकी इजाजत नहीं दी। 28 दिसंबर सन 2007 को लाड़काना में गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर को सुपर्दे खाक किया गया। नाजरीन, पाकिस्तान वापस आने से पहले वो अमेरिका के शहर कोलोराडो में स्पेन जा रही थी। त्यारे में अमेरिकी सफीर ज़ुल्मे खलीलजादा और उनकी अहलिया भी उनके हमरा थे। त्यारे के मेजबान ने बेनजीर को तंदूर से बराह रास्त निकली ताज़ा ताज़ा कुकीज खिलाने की पेशकश की। बेनजीर ने शाइस्तगी से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इन दिनों वो अपना वजन कम कर रही है, लेकिन 1 सेकंड के अंदर उन्होंने एयर होस्टेस को वापस बुलाया और कहा, चलो इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे चंद महीनों में मर ही जाना है।
اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نالج کیفے کو سبسکرائب کیجیے۔